So in the last lecture we study about the electric dipole and its application, and we also study about the electric field on three different points. First along the axis, second on the equatorial point, and third at a general point in the space. क्लियर है? और हमने डायरेक्शन ऑफ फील्ड देखी और उसके कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या पढ़ने वाले हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट एरिया. अब आप कहोगे यार एरिया ये क्या टॉपिक है? बिल्कुल एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जस्ट लाइक द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इज स्क्वायर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज साइड इनटू इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ, द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड. ये तो सब चीज़ें हैं, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी. क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा कि इज एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. अब क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 99% टाइम्स आंसर होगा सर एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसके साथ बहुत पहले से डील करते आए हैं. एरिया के साथ बहुत पहले से हम डील करते आए हैं और एरिया को हम क्या मानते हैं? स्केलर क्वांटिटी. लेकिन नहीं, एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है. एरिया कैसी क्वांटिटी है? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको ध्यान रखिएगा. अब भाई एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं ज्योमेट्री बना दूंगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं. अब ध्यान रखिए, दो तरीके की सरफेसेस होती हैं. दो तरीके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सरफेसेस. कौन कौन सी? ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस. कौन कौन सी? ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस. अब भाई ओपन सरफेस क्या हो गई? जस्ट लाइक दिस इज अ बुक. इसकी शेप क्या है? इसकी थिकनेस को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे फिलहाल. इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर. तो ये क्या हो गई? ओपन सरफेस. स्क्वायर ओपन सरफेस, सर्कल ओपन सरफेस, डिस्क ओपन सरफेस, ऑल आर ओपन सरफेसेस. This hand, this is what open surface. This blackboard, this is what open surface. क्लियर है एकदम? क्लोज सरफेस क्या होती है? क्लोज सरफेस क्या होती है? ऐसा समझिए सम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक. और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर 3 डायमेंशनल को आप क्लोज बोलोगे. आप समझेंगे, धीरे धीरे आप समझेंगे. जस्ट लाइक स्फेयर, गोला, स्फेयर कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस. क्यूबॉइड कैसी सरफेस है? क्यूबॉइड कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस. सिलेंडर कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस. सो ऑल आर क्लोज सरफेसेस. क्लियर एकदम? तो दो तरीके की हमने सरफेस देखी, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस. ओपन सरफेस के हमने एग्जांपल दिए और क्लोज सरफेस के हमने एग्जांपल दिए. सबसे पहले मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओपन सरफेस में. अब भाई ओपन सरफेस में ध्यान रखिए, जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इसको नोट करिए. मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है. मान लीजिए इसकी लेंथ दे दी मैंने, इसकी ब्रेथ दे दी. लेट्स से इसकी लेंथ है 2 मीटर, इसकी ब्रेथ है लेट्स से 3 मीटर. तो इसका एरिया क्या हो गया? 2 × 3 6 स्क्वायर यूनिट. इट्स एरिया इज 6 स्क्वायर यूनिट. ये तो सभी को मालूम है. लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है. ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी. अब मैंने इसकी डायरेक्शन क्या बताई? ध्यान रखिए, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. The direction of area vector is always perpendicular to the surface.
अब भैया इसके कितने परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देयर आर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं इसी सरफेस की बात करूं तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड। सेम केस अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड की बात करूं, ये भी एक ओपन सरफेस है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गई? लाइक दिस, इधर की तरफ, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? उधर की। मैं अपने हाथ को ऐसे रख दूं, ये भी एक एरिया वेक्टर है, ये भी एक, इसका भी एक पर्टिकुलर एरिया है, और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आइदर दिस साइड और दैट साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब कहेंगे सर ये क्या, ये तो 2 डायरेक्शन है, हम किसको मानेंगे? किसको मानेंगे मतलब एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव। अब सर किसको पॉजिटिव माना जाए और किसको नेगेटिव माना जाए? तो ध्यान रखिए, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। मान लीजिए ये एक मैंने डिस्क बनाया, क्लियर है? ये एक मैंने डिस्क बना दिया है। लेट्स से इस डिस्क को मैंने XZ प्लेन में रख दिया है, XZ प्लेन में मैंने लिखा हुआ है, तो इसके एरिया वेक्टर या तो इस डायरेक्शन में होगा इसका एरिया वेक्टर, या फिर इस डायरेक्शन में होगा। अब आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। यू कैन चूज एनी वन ऑफ द डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड स्टिक थ्रू आउट द प्रॉब्लम। पूरी प्रॉब्लम में उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। ऐसा नहीं कि सर मैंने मान लिया इसे पॉजिटिव और थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम में इसे पॉजिटिव मान लिया, गलत। अगर ये आपने पॉजिटिव मान लिया है तो दिस साइड नेगेटिव होनी चाहिए, अगर ये साइड आपने पॉजिटिव मान लिया तो ये साइड क्या होनी चाहिए? नेगेटिव थ्रू आउट द होल प्रॉब्लम। क्लियर है एकदम? तो ओपन सरफेस मैंने क्या बताया? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब किसी भी ओपन सरफेस के देयर आर 2 परपेंडिकुलर, टेक एनी वन ऑफ देम पॉजिटिव एंड स्टिक थ्रू आउट द होल प्रॉब्लम। पूरी प्रॉब्लम में उसके थ्रू आपको उसी डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, एक बच्चा ऐसे पॉजिटिव मानेगा, एक बच्चा ऐसे पॉजिटिव मानेगा, तो आंसर अलग अलग आएगा। अरे बिल्कुल अलग अलग नहीं आएगा, कोई आंसर अलग अलग नहीं आएगा, फिजिक्स चेंज होने वाली नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन की बात करती है, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन की बात करती है। 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि यार कई बुकों में लिखा रहता है टेक G स्मॉल g ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं है। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिए, फिजिक्स चेंज नहीं होगी, आंसर सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो मैंने क्या बताया? फॉर ओपन सरफेस देयर आर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, टेक एनी वन ऑफ डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड स्टिक विद दैट डायरेक्शन थ्रू आउट द होल प्रॉब्लम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? दैट मीन्स अगर इसका रेडियस है r, तो इसका एरिया वेक्टर में कैसे लिख सकता हूँ? पाई r स्क्वायर जे कैप भी और पाई r स्क्वायर माइनस जे कैप भी, दोनों ठीक है। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है एकदम? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं क्लोज सरफेस की, कौन से सरफेस की? क्लोज सरफेस। लेट से क्लोज सरफेस में मैं बना देता हूं, क्लोज सरफेस में मैं बना देता हूं लेट से क्यूबॉइड। मैंने क्यूबॉइड बनाया, तो देखिए क्लोज सरफेस में भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी। एक तो होगी आउटवर्ड नॉर्मल और एक होगी इनवर्ड नॉर्मल। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जो आपको लेकर के चलना है, उसको चेंज नहीं करना। जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो ये है कि टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव,
क्लोज सरफेस के केस में आउटवर्ड नॉर्मल को ही आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ऑल दीज डायरेक्शंस वी हैव टू टेक एज अ एरिया वेक्टर इन केस ऑफ क्लोज सरफेस। अगर एक स्फेयर है हमारे पास, अगर एक हमारे पास स्फेयर है तो इस तरीके से हम आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर रहेगा? तो मैंने आपको सिखाया एक कंसेप्ट कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी एक ज्योमेट्री का मैग्नीट्यूड एरिया का कैसे निकालते हैं। लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ सरफेसेस, क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए। फॉर ओपन सरफेस यू कैन चूज एनी ऑफ द डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड स्टिक थ्रू आउट द होल प्रॉब्लम, वाइल फॉर क्लोज सरफेस टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव, टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगेन रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। दो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द सरफेस। दो तरीके की सरफेस होगी, क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस। फॉर ओपन सरफेस टेक एनी ऑफ द डायरेक्शन एज पॉजिटिव, वाइल फॉर क्लोज सरफेस टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब और बेसिक बातें करेंगे। और बेसिक बात, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट पे चले जाओ, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट पे चले जाओ 11th क्लास पे, तो अगर मान लो मैं इस तरीके से एक स्क्वायर बना, फिजिकल सिग्निफिकेंस, मैंने कहा ना किसी भी चीज़ का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ही हमें बताता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जस्ट लाइक ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप ही हमें बता रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं मान लूँ ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसका एरिया कैसे लिखूँगा? इसका एरिया कैसे लिखूँगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स ए बी इंटू ए डी, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ध्यान रखिए, मैं कंसेप्चुअली आपको बता रहा हूँ, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। Its direction is always perpendicular to the surface. For open surface, take any one of the direction as positive, while for closed surface, take outward or normal as positive. क्लियर है? एकदम समझ में आ रहा है? चलिए अब हम चर्चा करते हैं फ्लक्स पर, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, फ्लक्स। जस्ट लाइक वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? बेसिकली फ्लक्स क्या है? फ्लक्स वर्ड अगर आप कभी किसी बुक में सर्च करोगे या नेट पर सर्च करोगे तो फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से किसी भी चीज़ के बहाव का मैग्नीट्यूड, मापदंड, उसी को बोलते हैं फ्लक्स। अगर मैंने यहाँ हेडिंग डाली है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड के बहाव के मापदंड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिटेल में भी बात करेंगे, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दिस एंड दैट, सो एंड सो। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लीजिए
लेट्स से ऐसे समझिए कि ये कुछ एरिया है, या ऐसे समझिए एक विंडो है। ये क्या है? एक विंडो। क्लियर? और मान लीजिए ये जो मेरे हाथ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब इसका कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इस एरिया से लेट से इस टाइम पर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। इस एरिया से इस टाइम पर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस एक पर्टिकुलर एरिया से इस टाइम पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं? 100। क्लियर है एकदम? तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स क्या है? बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एनर्जी। ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एनर्जी है। ये बात समझ रहे हैं? तो इस पर्टिकुलर एरिया से एनर्जी के बहाव को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मापदंड है ये, मापदंड। किसका मापदंड है? कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है, उसके मापदंड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैंने इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दी। मान लो मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर श्योर बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर श्योर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मान लो मैंने एरिया बढ़ा दिया तो भी फ्लक्स बढ़ेगा भाई। एरिया बढ़ा दिया तो फ्लक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और ज़्यादा निकलेंगी यहाँ से। अगर मैं एरिया को घटा दूँ तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम निकलेंगी यार। मान लो इस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 100 निकल रही है, तो इस एरिया से कितनी निकल रही होंगी? अरे 100 से कम निकल रही होंगी। 100 तो इस पूरे एरिया से निकल रही है। अगर मैंने एरिया थोड़ा सा ले लिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज हो गई, एनर्जी डिक्रीज हो गई। अरे वही बात है ना कि मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इतने एरिया से रोशनी ज़्यादा निकलेगी एज कंपेयर टू इतने एरिया से। मतलब कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है? मापदंड है। किसका मापदंड? एनर्जी के फ्लो का किसी एक पर्टिकुलर एरिया से। तो वो जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो मैग्नीट्यूड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ साथ एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक और फैक्टर है वो आप समझेंगे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है। इस केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब मान लो मैं अपनी फील्ड लाइंस के ओरिएंटेशन को चेंज करूँ, मान लो मैं ऐसे हो गया। अब आप क्या सोचते हो? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की बात है, फ्लक्स घट गया होगा। मान लो मैं और ऐसे हो जाऊं, अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। इस टाइम पर इस एरिया से कितनी एनर्जी पास कर रही है? कुछ भी नहीं पास कर रही। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। अब एरिया भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन फिर भी फ्लक्स 0 हो गया। तो बेसिकली फ्लक्स है क्या? फ्लक्स है क्या? किसी एक पर्टिकुलर एरिया से एनर्जी का बहाव, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव। अरे इस केस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास हो रही है। इस वाले केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही इस एरिया से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 0, 0। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स से इसका एरिया वेक्टर मैंने ले लिया आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे थी तो उस केस में एंगल क्या था? 0 अलोंग था। और जैसे जैसे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स घट रहा है। जब जब एंगल बढ़ता है, मैग्नीट्यूड घटना ऐसा तो कॉस थीटा में होता है। दैट मीन्स
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील कीजिए इसको, ऐसा नहीं कई बुकों में फॉर्मूला लिखा होगा, फॉर्मूले को रट्टा मत मारिए, फील कीजिए कि हाँ यार ऐसा ही हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर, एरिया के मैग्नीट्यूड पर और कॉस थीटा। कॉस थीटा समझ में आना चाहिए आप, where theta is the angle between electric field vector and area vector. That means the electric flux, the magnitude of electric flux depend on the magnitude of electric field, that is intensity of electric field, magnitude of the area of the surface and the angle between electric field vector and area vector. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर आप ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी और दोनों का प्रोडक्ट के साथ कॉस थीटा है, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स को कैसे डिनोट किया गया? फाई बराबर ई डॉट ए और मैग्नीट्यूड फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? बेसिकली अगर मान लो इसको डेफिनेशन वाइज लिखना है आपको, ये तो मैंने आपको फील्ड वाली डेफिनेशन बताई, फील कराया कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ये एक मापदंड है। किसका मापदंड? एनर्जी का मापदंड। किसी एक पर्टिकुलर एरिया से एनर्जी के भाव के मापदंड को बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स मतलब कि यार मान लो इस एरिया का फ्लक्स है 100, मतलब पर यूनिट एरिया इसमें से 100 जूल एनर्जी पास हो रही है। लेकिन बुकिश डेफिनेशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, पढ़ने का तरीका है। क्लियर है? तो अब एनर्जी का भाव, लेकिन उस एनर्जी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एंड एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? 3 बात पर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब उसके मैग्नीट्यूड, एरिया के मैग्नीट्यूड, एज वेल एज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर, दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट्स। चलिए, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, भाई ये तो हमें समझ में आ गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर मान लो इसको मुझे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है, यहाँ तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है और एरिया भी यूनिफॉर्म है। बेसिक बातें कर रहा हूँ। मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो कोई बात नहीं, मैं एक इसका स्मॉल एरिया ले लूँगा। इसका स्मॉल एरिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? dA, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस। और यहाँ पर एटलीस्ट इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, लेट से E, ये एंगल क्या हो गया? थीटा। तो इस स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स कितना होगा? d फाई बराबर E डॉट dA। कंप्लीट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो फाई क्या आ जाएगा? E डॉट dA। ये क्या हो गया? इसका डिफरेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? बेसिकली आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कैसे हम निकालते हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। और भी केसेस हैं जीरो के, वो हम करेंगे अभी फिलहाल। थीटा कब होगा, क्या थीटा जब 90 डिग्री होगा, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। जब भी थीटा एक्यूट होगा 0 से 90 के बीच में होगा पॉजिटिव, और जब भी थीटा ऑब्ट्यूज होगा इट विल नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। ये सारे पॉइंट्स लिखिए जरा, एक दो प्रॉब्लम करेंगे बहुत ही सिंपल सी। जस्ट लाइक मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है, ऐसे एक डिस्क है, इस तरीके से मैंने रखी हुई है डिस्क, ऐसे एक डिस्क रखी हुई है मैंने इस तरीके से, रेडियस इज r, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। वो पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस डिस्क। एक डिस्क ऐसे है, लेट्स से दिस इज द डिस्क, क्लियर है, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही सिंपल है। मोस्ट ऑफ द आंसर होता है सर अरे ये क्या पूछ लिया आपने, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ लिया सर। ई की जगह ई, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल होगा cos 30, लेकिन ये क्या है गलत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं। तो आंसर क्या होगा, फाई बराबर ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60। क्लियर है एकदम। और देखते हैं मान लो मैंने डिस्क को इस तरीके से रख दिया, क्लियर है एकदम, रेडियस इज आर, अगेन मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ई, और ये एंगल कितना ले लिया 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज फ्लक्स, सोचिए जरा कितना होगा। अगेन बच्चा बोलेगा अच्छा सर ने वही चाल तो चल दी है, तो बोल देंगे सर 60 है तो एरिया ई की जगह ई, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर कॉस 30। रॉन्ग, इन दिस केस फ्लक्स इज जीरो, क्योंकि इस बार इसका एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, फ्लक्स इज जीरो। और कॉमन सेंस है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पास कर रही है, कोई पास नहीं कर रही है, तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन करिए, नोट करिए इसको। नाउ वी विल सी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस फ्लक्स। चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेट्स से मेरे पास एक क्यूब है, क्लियर है, क्यूब या क्यूबॉइड व्हाटएवर, and this cube side is A is placed in a uniform electric field. Uniform electric field E. Electric field is uniform, that means throughout this area electric field का magnitude and direction क्या है, same। वो पूछ रहा है find the net flux from this cube। अब देखिए वो पूछ रहा है find the net flux from this cube। लेट्स से थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, ये एक हमारे पास क्यूब है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब देखिए इस क्यूब के देयर आर 6 फेसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इस फेस की बात करें, इसका एरिया वेक्टर किधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 90 डिग्री, cos 90 इज व्हाट, जीरो। तो फ्लक्स कितना हो गया फ्रॉम दिस सरफेस, जीरो।
फ्लक्स कितना हो गया फ्रॉम दिस सरफेस, जीरो। और वैसे भी कॉमन सेंस है यार, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को पास ही नहीं कर रही। तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। सिमिलरली इस वाले सरफेस का फ्लक्स कितना हो गया, जीरो, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। और मैथमेटिकली क्यों देख रहे हो, अरे यार कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। सेम केस डाउनवर्ड का भी फ्लक्स कितना होगा, जीरो। एंड दैट सरफेस फ्लक्स भी कितना होगा, जीरो। अब अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, इधर की तरफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जीरो। क्लियर एकदम। तो फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर ई की जगह ई, इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर कॉस जीरो विच इज ए स्क्वायर। यहाँ की बात करेंगे, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल बिकॉज क्लोज सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, ए की जगह ए स्क्वायर कॉस 180 इज वॉट, -1 माइनस ए स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स जीरो आना भी था। क्यों, अरे भैया क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइंस इसको एग्जिट भी कर रही है। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। जितनी एनर्जी अंदर जा रही है उतनी एनर्जी बाहर भी निकल रही है इस क्लोज सरफेस से, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। मैथमेटिक्स पे मत जाइए, फ्लक्स का सिग्निफिकेंस समझिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, पासेज ऑफ एनर्जी, फील्ड वाली डेफिनेशन कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है। जितनी एनर्जी अंदर गई उतनी एनर्जी बाहर निकल गई, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। और क्वेश्चंस देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से इसकी जगह एक सिलेंडर रखते हैं। क्या रखते हैं, एक सिलेंडर। क्लियर है, सिलेंडर रख लेते हैं। इसका रेडियस इज r, लेंथ इज l, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेस है। वो पूछ रहा है फाइंड द नेट फ्लक्स। ध्यान रखिए वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर वो क्वेश्चन में पूछता फाइंड द आउटवर्ड फ्लक्स, बाहर निकलता हुआ फ्लक्स, ए स्क्वायर, फाइंड द इनवर्ड फ्लक्स माइनस ए स्क्वायर, एंड फाइंड द टोटल फ्लक्स, इट इज जीरो। तो क्वेश्चन में भी हो सकता है, क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा वो आपसे पूछ क्या रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स एंड द टोटल फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स इज दिस, इनवर्ड फ्लक्स इज दिस, एंड द टोटल फ्लक्स इज जीरो। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन अंदर जा रही उतनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही। क्लियर है एकदम ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो पूछ रहा है फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम दिस लेटरल सरफेस, जीरो। क्यों, क्योंकि इस लेटरल सरफेस का कभी भी एरिया वेक्टर क्या होगा, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे ही होगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ऑलवेज 90 डिग्री। सो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस लेटरल पार्ट, जीरो। व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना हो गया, जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, ई इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो विच इज ई इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, 180 डिग्री। तो इसका फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू एरिया इंटू कॉस 180 विच इज माइनस ई पाई आर स्क्वायर, और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। अगेन जितनी फील्ड लाइन अंदर गई उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकल गई। नेट फ्लक्स कितना हो गया,
जीरो। नेट फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई ओवरऑल एनर्जी नहीं बची, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऑब्वियसली आंसर अलग होगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2E, तो कॉमन सेंस से आंसर अलग होगा भैया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और देखेंगे और देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। और हम कंसेप्ट देखेंगे। मान लो कि भाई मेरे पास एक क्लोज सरफेस इस तरह से, क्लियर है, और क्लोज सरफेस के आउटसाइड में एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो जब चार्ज रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सारे में होगी। अब वो पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस। अब देखो, कैलकुलेशन करना नॉट पॉसिबल, नॉट इजी टास्क, लेकिन जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो ना, जब आपके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्लियर हो, तो जरूरी नहीं हर बार आपको मैथमेटिक्स लगानी हो। अगेन आंसर क्या होगा? जीरो। जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। आपको कहेगा अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो एंगल की भी तो बात कर। यहाँ पर देख, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। All angle are acute and small। यहां पर इसका एरिया वेक्टर देख इस डायरेक्शन में, यहां पर इसका एरिया वेक्टर देख इस डायरेक्शन में, यहां पर इसका एरिया वेक्टर देख इस डायरेक्शन में। All the angles are obtuse and large। और वाया मैथमेटिक्स ये प्रूफ भी है, वाया मैथमेटिक्स से प्रूफ भी किया गया है। जब भी आप कैलकुलेशन के बाद ओवरऑल रिजल्ट निकालोगे वो आंसर आएगा जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गया। कोई एक क्लोज सरफेस है और बाहर चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से, बाहरी चार्ज की वजह से जो नेट फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस का वो कितना होगा? जीरो। क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन वाया सम कॉमन सेंस, वाया सम कैलकुलेशन वी कैन सी द ओवरऑल रिजल्ट विल अगेन कम आउट टू बी जीरो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको आप लिखिएगा भी कि किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। उस क्लोज सरफेस का बाहरी चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो। दैट मीन्स द नेट फ्लक्स of a closed surface because of a charge which is outside the surface is zero। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इज इट ट्रू? रॉन्ग। हेयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, इलॉजिकल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है यार, 3 पैरामीटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या कंसेप्ट निकल के आ गया? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस बिकॉज ऑफ द चार्ज विच इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? और देखेंगे, और कंसेप्ट देखेंगे, और क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। चलिए सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। मान लीजिए एक सरफेस लेता हूँ और मैंने इस बार जो सरफेस लेता हूँ वो सिमेट्रिक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, अच्छा लगेगा। मान लो मैंने एक स्फीयर ले लिया, उसका रेडियस कुछ भी ले लो, लेट से r, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दो। एक स्फीयर मैंने ले लिया, उसका रेडियस है r, और उसके सेंटर पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया विच इज़ q, और मैं पूछ रहा हूँ, और ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही रहा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस स्फीयर, इस गोले से इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आने वाला है। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही इजी कैलकुलेशन। चलिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो भाई मैं किसी भी जगह एक स्मॉल एरिया ले लेता हूँ DA, और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड नॉर्मल। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आप कोई भी एरिया ले लो, किसी भी पॉइंट पर एरिया ले लो, किसी भी पॉइंट पर एरिया ले लो, जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हो, क्लियर एकदम। अब मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि चार्ज मैंने इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो ऑन द सरफेस, इस पूरी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज की वजह से, Q/r², यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। On this surface electric field is uniform, that means constant in magnitude। अब मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसका एरिया ले लिया लेट्स से DA, उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट मीन्स एंगल जो हो गया वो हो गया 0 डिग्री, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो इस स्मॉल एरिया से जो स्मॉल फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हो रहा होगा E.DA, दैट मीन्स E इंटू DA cos 0, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू DA। दिस इज द स्मॉल फ्लक्स। अगर कंप्लीट फ्लक्स निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? DA का। DA का इंटीग्रेशन क्या होगा? द टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर। एंड व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर? क्या होगा? 4 पाई r²। अगर आप ध्यान से देखोगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया? Q/एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आने वाला है। तो फ्लक्स क्या आ गया? Q/एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स द फ्लक्स of this point charge from this surface, from this sphere is Q/एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इस रिजल्ट को देखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये जो सरफेस थी, क्लोज सरफेस, ये एक स्फीयर थी? कहाँ पता चल रहा है? मान लो मैं कहता हूँ स्फीयर थी भी, तो क्या ये पता चल रहा है कि स्फीयर का रेडियस क्या था? अब भैया R था, 2R था, R/2 था, क्या था? नहीं पता चल रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैं तो कह रहा हूं कि ये चार्ज उठा करके मान लो मैं साइड में रख दूं, अरे आंसर तब भी वही आएगा, क्योंकि फ्लक्स बेसिकली डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। अरे जब स्फीयर यहाँ रखा हुआ है, मान लो इससे 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब मैं इस स्फीयर को इस पॉइंट चार्ज को उठा के यहाँ पे रख दूँ, अरे तो तब भी तो 6 फील्ड लाइंस ही बाहर निकल रही होंगी। इसको मैं उठा के यहाँ रख दूँ, तब भी तो 6 ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। दैट मीन्स
This result q by epsilon naught is independent on the shape, size and the position of charge inside the closed surface. मैं कह रहा हूँ कि ये स्फीयर की जगह कोई एक आर्बिट्ररी शेप होती तब भी तो फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट आता। अरे मैं कह रहा हूँ मान लीजिए क्यूबॉइड होता तब भी तो फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट आता, और ये चार्ज सेंटर की जगह कहीं और रखा होता तब भी तो फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आता। एंड नाउ व्हाट इज q? व्हाट इज q? ध्यान से देखिए, q इज द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, बाय दिस क्लोज सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आने वाला है। कोई क्लोज सरफेस है, उसके बाहर चार्ज है, उसकी वजह से फ्लक्स होगा जीरो, लेकिन वो ही चार्ज अगर अंदर रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, वो सरफेस किस शेप की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ्लक्स आने वाला है वो कितना आने वाला है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कंसेप्ट क्या निकल के आ गया? द फ्लक्स due to a point charge which is placed inside a closed surface is q enclosed by epsilon naught, and that result is independent on the shape, size and geometry of the closed surface as well as the position, location of point charge inside the surface. बहुत important। वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा चार्ज कहाँ रखा हुआ है उसके अंदर, उसकी शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है। अरे ये वही बात है, मान लो, ऐसे समझिए, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, क्लियर है एकदम, मेरे पास एक स्फीयर है और यहाँ पर एक बल्ब रखा हुआ है, लेट्स से बल्ब है। मान लीजिए यहाँ से 100 जूल एनर्जी पास कर रही है, तो एक बड़ा स्फीयर ले लो, अरे इससे भी तो 100 जूल एनर्जी ही पास करेगी यार। क्या मेरी बात समझ? बल्ब को थोड़ा साइड रख दो तब भी तो 100 जूल एनर्जी ही पास करेगी मेरे यार। क्या कंसेप्ट क्लियर होगा? इस कंसेप्ट को मत भूलिएगा। बहुत ही एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व फ्रॉम दिस कंसेप्ट। फ्रॉम अ क्लोज सरफेस द फ्लक्स बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्ज इट इज जीरो, and the charge which is inside the closed surface is q by epsilon naught. It is q enclosed by epsilon naught and it is independent and on the location of point charge and the shape, size and geometry of the closed surface. Very important. Clear है एकदम? इसको जरा नोट करिए इस कंसेप्ट को। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। मान के चलिए एक 3 ज्योमेट्री मैंने आपको बता दी, दीज आर द क्लोज वन एंड दिस इज लेट्स से सम ओपन। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज इसके आउटसाइड रखा हुआ है, कोई पूछे भाई इसका फ्लक्स कितना होगा? सिंपल, कोई कैलकुलेशन, जीरो। इसका फ्लक्स कितना होगा? भाई ये चार्ज अंदर है, शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, उससे क्या मतलब? क्लोज सरफेस है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका फ्लक्स कितना होगा? ये एग्जैक्टली इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ऐसा मुझे एक हेमीस्फेयर टाइप स्ट्रक्चर, एक हेमीस्फेयर है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? अच्छा, मान लो मैं इसको बाय सम इमेजिनेशन क्लोज्ड कर दूँ, तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस? सर q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप तो हाफ का पूछ रहे हो, तो सर जब टोटल का q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो हाफ का क्या होगा? q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे ही रोकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट n नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स and n number of their applications, and the concept of electric flux is very important. बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, बार बार इस लेक्चर को देखिएगा। क्लियर एकदम? इन द नेक्स्ट लेक्चर we will cover all the applications and variety of n number of problems. Okay, now thank you.